जय हिंद सभी को। चलिए अपनी मूल विधि की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे मोटर वाहन अधिनियम 1988 के बारे में। मोटर वाहन अधिनियम 1988 लास्ट टर्न हम लोग पढ़ रहे थे और इसी की क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसके संबंध में हमने बताया कि 1988 में यह अधिनियम बना था। अगर लागू होने के बारे में पूछा जाए तो यह अधिनियम कब लागू हुआ, तो यह अधिनियम लागू हुआ था आपका 1 जुलाई 1989। इसके बाद हमने बताया इसमें 5 बार संशोधन हो चुका है और 5 बार संशोधन कब कब हुआ, तो एक होता है आपका 1994 में, 1994 में। 1994 के बाद फिर आपका हो जाता है सन 2000 में, इसके बाद 2001 में, इसके बाद 2005 में और इसके बाद 2019 में। 2019 के संशोधन के बारे में हमने आपसे बताया था ये कब लागू हुआ। अगर ये पूछ लिया जाए तो ये लागू हुआ था 1 सितंबर 2019 को। और इसके बारे में हमने कहा था, याद रखिएगा, लोकसभा से इसे स्वीकृति मिली थी 23 जुलाई 2019। राज्यसभा से इसे स्वीकृति मिली 31 जुलाई 2019। प्रेसिडेंट ने इसे स्वीकृति दी थी 9 अगस्त 2019 को। तो ये था। इसके बाद 1 सितंबर 2019 को जब ये लागू हुआ तो हमने बताया था क्यों इसे लाया गया, संशोधन क्यों किया गया। तो एक बात तो ये थी कि रूल में जुर्माना कम था, इसलिए जुर्माने को बढ़ाना था क्योंकि लोग नियमों को मानते नहीं थे, इसलिए इसको लाया गया। और दूसरा एक नया कॉन्सेप्ट इसमें जुड़ा था गोल्डन आवर का। और गोल्डन आवर के संबंध में हमने आपको कुछ जानकारी दी थी और उसके आगे की जानकारियां अब हम लोग देखेंगे। तो ये तो आपका पिछला हो गया। अब हम लोग शुरू करते हैं क्या क्या प्रावधान है इसके, क्या क्या धाराएं हैं, तो ये सारी चीजें आप देखिए। देखिए, जैसा कि हमने बताया था, भारत ब्राजीलिया कन्वेंशन में सदस्य देश है और जीडीपी का 4.5% हमारे यहाँ परिवहन का योगदान है जीडीपी में। इसके बाद बताया कि भारत ने 2020 को लक्ष्य वर्ष मान करके चल रहे हैं कि 2020 में जितनी भी दुर्घटनाएं हैं उन्हें हमें 50% पर लाना है घटाकर। अब 1988 के नियम के बारे में, इसमें जैसे सबसे पहली चीज जो आपसे पूछी जाएगी कि इसमें अध्याय कितने हैं, यानी कि चैप्टर कितने हैं। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है इसमें धाराएं कितनी हैं, यानी कि सेक्शन कितने हैं। तीसरी चीज आपसे पूछी जा सकती है कि इसमें अनुसूची कितनी है, यानी कि शेड्यूल कितने हैं। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो अध्याय के संबंध में हम लोगों को याद रखना, इसमें 14 अध्याय, 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां हैं। तो आप सोच रहे होगे क्या पूरे 14 अध्याय पढ़ने पड़ेंगे, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां पढ़नी पड़ेंगी? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कुछ खास खास धाराएं हैं जिनके बारे में हम अभी आपको बता रहे हैं एक एक करके। केवल उतना आपको तैयार करना है। एक्स्ट्रा इसमें अगर आप चाहो तो पढ़ सकते हो, पढ़ने से हम मना नहीं कर रहे, लेकिन आपका इम्पोर्टेंट पोर्शन इतना ही होगा। तो पहले तो 3 चीजें ये नोट कर लीजिएगा कि इसमें कितने अध्याय हैं। तो आपके 14 अध्याय, 217 धाराएं और 2 अनुसूचियां। इसके बाद नेक्स्ट आती है पहली बात कि इस अधिनियम की धारा 1 क्या कहती है।
अध्याय 1 धारा 1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। धारा 1 के संबंध में हमने आपको पहले भी जब सीआरपीसी पढ़ा रहे थे तब भी वहां पर बताया था कि धारा 1 में ज्यादातर एक्ट में किया क्या गया है, वहां पर उनके संक्षिप्त नाम, विस्तार, संक्षिप्त नाम विस्तार और लागू कब हुआ ये भी यहाँ पर दिया गया। तो संक्षिप्त नाम के संबंध में जैसा कि हम लोग पढ़ ही रहे हैं, इसका नाम क्या दिया गया, मोटर वाहन अधिनियम। मोटर वाहन अधिनियम 1988। विस्तार संपूर्ण भारत, ये अब है, लेकिन पहले लिखा गया था जेके को छोड़कर, क्योंकि हमने आपको बताया था क्योंकि जेके को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा पहले नहीं मिला था, पहले ये विशेष राज्य के दर्जे में था। अब ये केंद्र शासित बन गया 31 अक्टूबर 2019 को, राष्ट्रीय एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती पर। तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि जितने भी जेके में प्रावधान जो लागू नहीं थे वो जेके में कब से लागू हुए, तो जेके में ये 31 अक्टूबर 2019 से लागू हो चुका है। तो अब इसका विस्तार संपूर्ण भारत में है। तो पहले यहाँ जेके को छोड़कर लगता था, लेकिन अब ये आपका 31 अक्टूबर से जेके में भी लागू, यानी जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों केंद्र शासित प्रदेश बन गए, जिसमें जेके में हमने बताया था आपको 20 जिले और लद्दाख में आपके 2 जिले, जिसमें कारगिल और एक आपका दूसरा जिला कौन सा है बताइए, लेह। कारगिल और लेह 2 जिले मिलाकर आपका लद्दाख बना। तो ये इसमें दिया गया। इसके बाद इसके लागू होने के बारे में हमने अभी आपको बताया कि ये कब लागू हुआ था, तो लागू हुआ था 1 जुलाई 1989। इतनी बात आप नोट कर लीजिएगा। फिर हम लोग देखते हैं सेक्शन नंबर 2। दिख रहा है आप सबको? अब आता है नेक्स्ट धारा नंबर 2। दूसरी धारा में क्या दिया गया, तो एक बात याद रखिएगा, हमने आपको सीआरपीसी में बताया था कि धारा 2 में क्या दिया गया, डेफिनेशन। और यहां पर भी इस एक्ट में धारा 2 में क्या दी गई, परिभाषाएं, जो अलग अलग चीजों के संबंध में दी गई। तो यहाँ पर भी धारा 2 में विभिन्न परिभाषाओं का उल्लेख किया गया, जिसमें एक परिभाषा जो कि आपकी धारा 2(1) के ए में जोड़ी गई है। अभी ये जुड़ी है 2019 में, तो ये भी पॉइंट ऐड करते रहिएगा कि ये 2019 में जुड़ा। इसमें दिया गया समूहक या एग्रीगेटर, ये परिभाषा इसी बार 2019 के संशोधन में जोड़ी गई। समूहक क्या होते हैं, तो इसके संबंध में जरा समझ लीजिएगा। अभी देखिए, जैसे कि गाड़ियां हम लोगों की पर्सनल इंडिविजुअल गाड़ियां होती हैं, तो वो इंडिविजुअली चलाते हैं और इंडिविजुअली पर भी ये 1988 लागू होता है। लेकिन अब आप लोग देख रहे हैं कि बहुत सी ऐसी कंपनियां हैं, बहुत सी ऐसी ग्रुप्स हैं जो कॉमर्शियली गाड़ियों को ऑपरेट करते हैं, यानी कि उनकी गाड़ियां ट्रेवल करवाती हैं, यानी दूसरे लोगों की, मान लीजिए किसी के पास 10 गाड़ी, किसी के पास 5 गाड़ी,
तो उनको एक ग्रुप में ले लिया और 100 गाड़ी बना करके एक ट्रैवल का काम शुरू कर दिया। और उसके माध्यम से, जैसे उदाहरण के रूप में आपने देखा होगा, जैसे आपका इस समय ओला कैब्स काफ़ी चलता है, ऊबर कैब्स काफ़ी चलता है, तो ये ओला और ऊबर जैसी कंपनियां ये एग्रीगेटर यानी समूहक के लिए शामिल कर दी गई। और अब इन पर भी ये एक्ट लागू हो गया और इन पर भी ये प्रावधान लागू हो जाते। पहले लगता इंडिविजुअली लगता, अब ये कंपनी भी इसके अंतर्गत आ गई, यानी कि ओला और ऊबर जैसी बड़ी कंपनियां भी इसके दायरे में आएंगी। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये 2019 में जुड़ा है। अच्छा, अब यहाँ से अगर हम आपसे बात करना चाहें कि क्या ड्राइविंग के लिए कोई योग्यता है क्या, इस एक्ट में कोई योग्यता, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं शैक्षिक योग्यता, क्वालिफिकेशन, क्या कुछ रखी जाती है क्या? तो देखिए, शैक्षिक योग्यता या क्वालिफिकेशन वैसे तो नहीं मांगी जाती, लेकिन इस एक्ट में लिखा गया था कक्षा 4 पास, यानी क्लास 4th पास होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दिमाग में रखने के लिए आपको दिमाग में रखना पड़ेगा थोड़ा सा, कि मान लीजिए कभी पूछ लिया कि शैक्षिक योग्यता क्या निर्दिष्ट है इस अधिनियम में, तो इस अधिनियम में शैक्षिक योग्यता निर्दिष्ट है कक्षा 4 पास, तो ऐड कर लीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद नेक्स्ट अगला धारा, अब 2 के ही बिहाफ पे कितनी है वो सब देख लेते हैं। अगला है धारा 2 का 12A, धारा 212A, इसमें क्या दिया गया 212A में। तो अभी हमने जैसा कि पिछले वीडियो में चर्चा की थी आपसे, गोल्डन आवर के बारे में, यानी जिसको हम लोग हिंदी में स्वर्णिम घंटा बोलते हैं, ये ऐड हुआ है और ये भी आपका 2019 में जुड़ा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, गोल्डन आवर यानी कि स्वर्णिम घंटा भी यहाँ पर जोड़ा गया, तो इसको ऐड कर लीजिएगा। अब बात आती है कि स्वर्णिम घंटा या गोल्डन आवर होता क्या है। तो दुर्घटना के ठीक 1 घंटे का समय, यानी जैसे दुर्घटना हुई उसका जो पहला 1 घंटा होगा वो गोल्डन आवर के नाम से जाना जाएगा। दूसरा, इसी में प्रावधान किया गया कि इस गोल्डन आवर में, यानी कि स्वर्णिम घंटे में, नगद रहित उपचार किया जाएगा। जैसे आप देखते थे कि पहले क्या होता था, पहले ये होता था कि जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया और उसे कोई व्यक्ति लेकर के पहुंचता है, तो उससे इतने सवाल जवाब कर लिए जाते थे और दूसरा ये कह देते थे कि ये पुलिस केस है, जब तक नहीं आएगी तब तक उपचार नहीं होगा। तो इस बात को पूरी तरीके से ध्यान में रख करके ये गोल्डन आवर जोड़ा गया कि कोई भी व्यक्ति हो, उसकी दुर्घटना अगर हुई है तो उसके 1 घंटे के अंदर अंदर कोई भी कैश रिक्वायरमेंट नहीं होगी और उसका उपचार नगद रहित होगा पहले 1 घंटे में, यानी कि पहले गोल्डन आवर में। गोल्डन आवर का एक कॉन्सेप्ट हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ चुके थे कि हार्ट अटैक के ठीक 1 घंटे बाद तक का समय क्या कहलाता है, तो वो भी गोल्डन आवर कहलाता है। तो इसकी बात कहाँ करी गई 212A में। इसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं 216, अगली धारा है 216 यानी 216, इसमें भारी मालवाहन, भारी
माल वाहन के बारे में डिफाइन किया गया, उसकी परिभाषा दी गई। इसको इंग्लिश में हम लोग हैवी गुड्स व्हीकल बोलते हैं। हैवी गुड्स व्हीकल बोलते हैं इसको, तो इसके संबंध में भी नोट कर लीजिएगा। हैवी गुड्स व्हीकल। अब बात आती है भारी माल वाहन क्या होंगे, इनकी परिभाषा क्या दी गई। तो यहां से एक बात आपको याद रखनी है, जिन वाहनों का वजन 12,000 केजी से अधिक होगा वो आपके किसके अंतर्गत आएंगे, तो वो आपके भारी माल वाहन होंगे, यानी कि उन्हें भारी माल वाहन कहा जाएगा। तो ये बात याद रखनी है, ये क्वेश्चन पेपर में पिछले में भी पूछा जा चुका है कि भारी माल वाहनों का कितना वजन लिया जाता है, 12,000 केजी। अब यहाँ एक कंफ्यूजिंग पॉइंट ये आ रहा होगा कि क्या 12,000 केजी, मान लीजिए उसने जो अपना गाड़ी में लोड गाड़ी है, यानी उसमें कोई भाड़ा उसने ढो रहा है या कोई माल उसमें रखा हुआ है, तो उस माल सहित वजन है या बिना माल के गाड़ी का वजन है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, ये खाली गाड़ी का वजन लिया जाता है यहाँ पर। चाहे वो गाड़ी आपकी माल वाहन हो, चाहे वो आपकी यात्री वाहन हो, हमेशा खाली गाड़ी का वजन लिया जाता है। गाड़ी अनलोड होनी चाहिए, लोड गाड़ी का वजन 12,000 केजी नहीं, खाली गाड़ी का वजन 12,000 केजी से अधिक नहीं होना चाहिए। अगर अधिक हो जाएगा तो वो गाड़ी किसके अंतर्गत आएगी, तो वो गाड़ी आ जाएगी आपके खाली गाड़ी के अंतर्गत। 12,000 केजी से ऊपर होना चाहिए। अगर 12,000 केजी से खाली गाड़ी का वजन कम है तो फिर वो आपका मीडियम में आ जाएगा, मध्यम मालवाहन के अंतर्गत। तो इसको नोट कर लीजिएगा, भारी मालवाहन। इसी के बाद ठीक इसके बाद में 217 दिया हुआ है, धारा 217 में यहाँ भारी माल वाहन के बारे में बोला है, यहाँ पर भारी यात्री वाहन के बारे में बोला है। भारी यात्री वाहन, बाकी सारी चीजें सेम है। इनका वजन, जिनका वजन 12,000 किलो से अधिक होगा, वो कौन सी गाड़ियां जोड़ी जाएंगी, यात्री वाहन जोड़ी जाएंगी। कैसा होगा, खाली गाड़ी। तो इसमें भी यात्री रहित होगा, यानी कि खाली गाड़ी का वेट अगर 12,000 केजी से ज्यादा है तो फिर आपका, यानी जो खाली गाड़ी है अगर इसका वजन 12,000 किलो से अधिक का है तो फिर वो आपका भारी मालवाहन के अंतर्गत आएगा। अगर कम है तो फिर मीडियम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद नेक्स्ट आता है 217 के बाद एक 219 भी है, इसको जरा देख लेते हैं फिर आगे देखते हैं। अब एक देख लेते हैं 219। यानी धारा है आपकी 219। इसमें क्या लिखा हुआ है, तो इसमें लिखा हुआ है शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति। शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति होती क्या है, तो इसको हम लोग लर्निंग लाइसेंस भी बोलते हैं। लर्नर लाइसेंस या लर्निंग लाइसेंस, तो ये आपकी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति बोली जाती है। अब इसके बारे में बात करें कि ये और कहाँ पर दी गई है,
तो धारा 14 में भी आपको ये देखने को मिल जाएगी, यानी धारा नंबर 14 में भी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति की बात की गई, लर्निंग लाइसेंस की बात की गई। अब एक पॉइंट यहाँ पर हम लोगों को लर्निंग लाइसेंस, ये पहला पॉइंट ये याद रखना है कि इसकी वैधता अवधि कितनी होती है लर्निंग लाइसेंस की। तो इसकी वैधता अवधि 6 माह होती है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, इसकी वैधता अवधि कितनी है, 6 माह। 6 माह तक ये प्रभावित यानी ये प्रभावी रहता है। एक चीज आपको और मिलेगी शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति के अलावा, ये मिलेगी आपको कंडक्टर अनुज्ञप्ति। तो अब आप सोच रहे होगे क्या कंडक्टर यानी कि जो ड्राइवर का सहायक होता है, जैसे परिवहन में आप देखते हैं कंडक्टर होता है, क्या कोई कंडक्टर अनुज्ञप्ति भी होती है? बिल्कुल होती है, और इसकी बात धारा 29 में कही गई। कंडक्टर अनुज्ञप्ति ये धारा 29 में है, शिक्षार्थी अनुज्ञप्ति ये धारा 14 में है, और 219 में भी दिया गया, डेफिनेशन के अंतर्गत इसे परिभाषित किया गया। दूसरी बात, इसकी वैधता अवधि कितनी होती है? तो वैधता अवधि इसकी 6 माह होती है। तो ये पॉइंट आपको एक ही जगह नोट कर लेना, तो नोट कर लीजिएगा इसको। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट। तो यहाँ तक उम्मीद है किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, दिख रहा होगा, ठीक है। तो 12A हो गया, 16, 17, इसके बाद 19 हो गया। अब 21 देख लेते हैं। 21 इन्हीं में से रिलेटेड है, तो इसको भी देख लेते हैं। इसलिए इसको हम इसी के नीचे लिख दे रहे हैं। धारा 2:21 यहाँ पर दिया गया हल्का मोटर वाहन, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल यानी हल्का मोटर वाहन, जिसको शॉर्ट में हम लोग LMV भी बोल देते हैं। LMV लाइसेंस बनवाते हो ना, तो वहां पर लिखा होता है LMV। LMV का मतलब क्या होता है? लाइट मोटर व्हीकल। और HGV का मतलब क्या होता है? HGV का मतलब होता है हैवी गुड्स व्हीकल। तो यहाँ से ये पॉइंट याद रखना है। इसके बाद अब अगली बात जो हम लोगों को ध्यान रखनी है, जिन गाड़ियों का वजन हल्का मोटर वाहन की परिभाषा क्या डिसाइड की गई? जिन वाहनों का वजन 7500 kg से कम हो, वो सभी गाड़ियां, चाहे वो गुड्स हो और चाहे वो पैसेंजर हो यानी यात्री हो, सभी में आपको ध्यान रखना है कितना लेना है, 7500 से कम। तो दो बातें यहाँ से आ गई। एक तो आ गई, अगर 12000 kg से अधिक होगा तो वो गाड़ी कैसी हो जाएगी? हैवी। दूसरी बात आएगी, अगर वो 7500 kg से कम होगा तो वो गाड़ी कैसी आ जाएगी? लाइट यानी कि हल्का मोटर वाहन। तो बात आती है 7500 से 12000 के बीच वाला वाहन कौन सा होगा? यानी 7500 kg से अधिक हो और 12000 kg से कम हो, तो ऐसे वाहनों को क्या कहा जाएगा? तो इनको कहा जाता है मीडियम मोटर व्हीकल यानी MMV। मीडियम मोटर व्हीकल के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 7500 से यानी 7500 kg से कम। कैसा? खाली गाड़ी। यहाँ पर भी क्या वर्ड आएगा? खाली गाड़ी, यानी माल रहित, यात्री रहित। तो खाली गाड़ी का वजन यदि 7500 kg से कम है तो वो LMV के अंतर्गत आएगी, और 12000 kg से यदि ज्यादा है तो वो आपकी यानी भारी वाहन के अंतर्गत, भारी माल वाहन हो या भारी यात्री वाहन हो, कुछ भी हो, दोनों में आएगी।
लेकिन अगर 7500 से ज्यादा हो जाए और 12,000 केजी से कम हो जाए तो फिर वो मीडियम के अंतर्गत आएगा। तो ये भी पॉइंट याद रखना। कहाँ दिया गया? 2, 21, 16, 17, 21, नोट कर लीजिए। नोट कर लिया सबने? चलिए अब आगे देखते हैं। इसके बाद अगली धारा जो आपको याद रखनी है, ये धारा है 2:45। इसमें दिया गया यातायात संकेतकों की परिभाषा। यातायात संकेतकों की परिभाषा, यानी कि इंग्लिश में बोलेंगे तो ट्रैफिक साइन। ट्रैफिक साइन की डेफिनेशन यहाँ पर दी गई कि ट्रैफिक साइन क्या होते हैं और ट्रैफिक साइन की परिभाषाएं क्या क्या हैं, कितने प्रकार के ट्रैफिक साइन होते हैं। ये आपका पूरे यूपीएसआई का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा ही मिलेगा यातायात संकेतकों की परिभाषा से। एक क्वेश्चन निश्चित मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय नहीं है, आएगा ही आएगा। मतलब हम अभी बता दे रहे हैं, निश्चित आना ही आना है। कि कौन सा क्वेश्चन होगा, यानी साइन से रिलेटेड होगा, यानी संकेतक से रिलेटेड होगा। एक संकेतक आपसे निश्चित पूछा जाएगा। हम बार बार बोल रहे हैं इस बात को, निश्चित पूछा जाएगा। सभी संकेतकों को आपको बहुत अच्छी तरीके से रीड करना है, एक एक संकेतक को अच्छी तरीके से समझना है। इसमें ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल मत होइएगा कि हमें आता है, हमें नहीं है, समझने की जरूरत है, बिल्कुल नहीं करिएगा। इसको देख के जरूर जाइएगा एक बार। इसके बाद अब यातायात संकेतकों की परिभाषा तो यहाँ पर 2:45 में दे दी गई, लेकिन यातायात चिन्हों को अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है। यातायात चिन्हों का अनुसरण हमारा कर्तव्य बताया गया। ये किस धारा के अंतर्गत बताया गया कि यातायात चिन्हों का अनुसरण करना हमारा कर्तव्य है? तो ये पॉइंट याद रखिएगा, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये बताया गया धारा 119 में। धारा 119 में साफ लिखा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए यातायात संकेतकों का अनुपालन करना यात्रियों का प्रमुख कर्तव्य होगा। धारा 119, इसको दिमाग में बहुत अच्छी तरीके से बैठा लीजिएगा। अब आपको एक चीज यहाँ पर हम बता दें, यातायात संकेतकों से रिलेटेड एक पीडीएफ हम आपके पेड ग्रुप में डालेंगे।
उस पीडीएफ को आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। एक पीडीएफ हो सकता है, दो भी हो सकता है, तो उसको आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। रीड करने के बाद उसके जो भी क्वेश्चन हो वो लगा करके देखिएगा कि आपको आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। इसके बाद हम आपको किसी एक वीडियो में उसको भी करवा देंगे पूरा तरीके से, लेकिन आप उसको खुद से पीडीएफ को एक बार रीड करिएगा, क्योंकि आपके देखने का महत्व हमारे बताने से ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पर संकेतकों की बात है। अगर यहाँ प्रोजेक्टर होता या कुछ डिजिटल बोर्ड होता तो हम आपको बता देते एक एक फोटो दिखा करके, लेकिन वो संभव नहीं है, इसलिए आपको पीडीएफ हम दे देंगे। उस पीडीएफ से आप लोग देख सकते हैं, उसमें सारे संकेतक दिए गए। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है 2:45 के बाद देखिए 2019 में एक अलग प्रावधान जुड़ा था। ये आपका सिंपल नोट डाल के अलग लिखिएगा, एक नोट डाल लीजिएगा। नोट, इसमें लिखिएगा धारा 2A। ये 2019 में जुड़ा प्रावधान है, धारा 2A। इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया ई कार्ट, इसमें जोड़ा गया ई रिक्शा, ई रिक्शा, ई कार्ट, ई रिक्शा, ये आपका जोड़ा गया। यानी कि ई गाड़ियां जो भी सौर ऊर्जा से चलने वाली हो या बैटरी से चलने वाली हो, और दूसरा ई रिक्शा, इनको भी जोड़ करके इनके संबंध में भी प्रावधान बना दिए गए। जैसा कि हमने बताया था, अगर कोई भी गाड़ी सोलर है तो उसमें जोड़ा ये गया कि उसका प्लेट जो होगा वो ग्रीन होगा, तो ग्रीन कलर का प्लेट यूज किया जाएगा। अब यहाँ पर दोनों चीजें होंगी, यात्री भी और माल भी, यानी यात्री गाड़ी हो या माल गाड़ी हो, दोनों ई रिक्शा और ई का प्रावधान 2A में है या 2019 में ये जुड़ा है, 2019 में ये जुड़ा है। अब इसको एक डेफिनेशन जो यहाँ डिफाइन की गई, वो परिभाषा ये डिफाइन की गई कि ऐसी गाड़ियां जिनमें पहली चीज तो 3 पहिए हों वो आएंगी, और दूसरा जिनमें बैटरी क्षमता, जिनमें बैटरी क्षमता 4000 वाट से अधिक न हो, बैटरी क्षमता 4000 वाट से अधिक ना हो। ऐसे जितने भी इस तरीके के हैं, यानी बैटरी संचालित हों या सौर ऊर्जा संचालित हों, उन्हें ई रिक्शा या ई कार्ट के अंतर्गत शामिल किया जाएगा। इसे धारा 2A में रखा गया है, ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट है अध्याय 2 की धारा 3। धारा 3 में लिखा गया ड्राइविंग अनुज्ञप्ति, ड्राइविंग अनुज्ञप्ति
या ड्राइविंग लाइसेंस। ड्राइविंग लाइसेंस की बात, ड्राइविंग अनुज्ञप्ति की बात, ये आपकी किस में की गई, तो यहाँ लिख लीजिएगा अध्याय 2 में। अब बात करेंगे धारा नंबर 3 की, कि धारा 3 में क्या दिया गया। तो धारा 3 में ये दिया गया कि किसी को भी सार्वजनिक स्थान पर, ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाएगा कि सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए लाइसेंस की अनिवार्यता किस धारा में दी गई, धारा 3 में। तो यहाँ पर लिखा गया सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने हेतु लाइसेंस की अनिवार्यता। तो ये बात धारा 3 में कही गई, और ये मोटर व्हीकल एक्ट 1988 में ही ये प्रावधान था कि सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए आपके पास एक लाइसेंस होना अनिवार्य है। धारा 3 के बाद नेक्स्ट आती है धारा 4। धारा 4 में कहा गया कि ड्राइविंग लाइसेंस की आयु सीमा, ड्राइविंग लाइसेंस की आयु सीमा। अब देखिए इसकी आयु सीमा के संबंध में यहाँ पर 2-3 प्रावधान हैं, और वो प्रावधान काफी बड़े बड़े लिखे हुए हैं, हम आपको शॉर्ट में समझाते हैं। पहला प्रावधान यहाँ पर यह लिखा हुआ है कि सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी वही व्यक्ति चला सकता है, या मोटर वाहन वही व्यक्ति चला सकता है जिसकी 18 वर्ष आयु पूर्ण हो चुकी हो। यानी कि ये लाइसेंस उसी को दिया जाएगा सार्वजनिक स्थान पर गाड़ी चलाने के लिए जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर ली हो। 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को गाड़ी का लाइसेंस नहीं दिया जाएगा, ये साफ साफ वहां पर लिखा गया। दूसरी बात लिखी गई कि क्या 18 वर्ष से कम आयु का भी चला सकता है, तो बिल्कुल चला सकता है। 16 वर्ष से अधिक आयु का अगर कोई व्यक्ति है, अधिक आयु के व्यक्ति या बालक को, व्यक्ति या बालक को 50 सीसी से अधिक, 50 सीसी से अधिक क्षमता इंजन वाले गाड़ी नहीं चला सकेगा। यानी कि यहाँ पर स्पष्ट लिखा गया कि अगर किसी की एज 16 वर्ष है तो वो 50 सीसी तक की बाइक या 50 सीसी तक का वाहन चला सकता है। 50 सीसी से अधिक वाहन नहीं चला सकेगा जब तक कि उसकी एज 18 वर्ष पूर्ण ना हो जाए। तो ये बात स्पष्ट लिखी गई, और ये प्रावधान आपका जुड़ा कब था, तो ये 1994 के संशोधन में जुड़ा था। ये 1994 में जुड़ा था। तो ये भी बात चाहे तो याद रखिएगा, नहीं वैसे कोई जरूरत नहीं, तो ये पॉइंट यहाँ पर ऐड कर लीजिएगा। अब धारा 4 में ही एक बात और कही गई। यहाँ पर एक बात आपकी ये कही गई कि यदि केंद्र सरकार चाहे, ये पॉइंट हम अपनी तरफ से ऐड करा रहे हैं, केंद्र सरकार यदि चाहे तो वह 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को भी गाड़ी चलाने की परमिशन दे सकता है, से कम
आयु को परमिशन दे सकता है, लेकिन कब? जब युद्ध का समय चल रहा हो और युद्ध के समय में वहां पर सैनिक युद्ध में पूरी तरीके से संलिप्त हो और गाड़ी चलाने के लिए कोई व्यक्ति ना रह गया हो और ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए कि अब वहां पर 18 वर्ष से कम आयु के सैनिक को गाड़ी चलाना अनिवार्य हो जाए, तो वहां पर केंद्र सरकार की परमिशन से 18 वर्ष से कम आयु का सैनिक भी युद्ध के समय में या ऐसी किसी स्थिति के संबंध में केंद्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद गाड़ी चला सकता है, जिसकी एज 18 वर्ष से कम हो। लेकिन सामान्य रूप से ऐसा नहीं हो सकता। तो ये एक टेक्निकल पॉइंट है, थोड़ा सा आप चाहें तो ऐड कर लें। अब यहाँ पर एक पॉइंट आप और नोट कर लीजिएगा, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट ये कहता है कि कोई भी परिवहन वाहन चलाने के लिए, परिवहन वाहन यानी कि जैसे रोडवेज बस यानी यात्री गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी रखी गई? तो न्यूनतम 20 वर्ष रखा गया। 20 वर्ष से अधिक आयु का व्यक्ति ही परिवहन वाहन की गाड़ी यानी यात्री वाहन चला सकता है, यात्री गाड़ी चला सकता है। खुद चला रहे हैं तो 18 साल होने चाहिए। अगर यात्री को बैठाल करके चला रहे हैं, मान लीजिए कि आप किसी मिनी बस चलाते हैं या कोई बड़ी बस चलाते हैं या परिवहन विभाग की गाड़ी चलाते हैं, तो उसमें 20 वर्ष कंप्लीट होना चाहिए। तो ये 4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। ड्राइविंग लाइसेंस की आयु सीमा में पहली चीज तो नॉर्मली 18 साल कंप्लीट होना चाहिए। 16 साल से अधिक वाले को 50 सीसी की गाड़ी चलाने की अनुमति है। केंद्र सरकार यदि चाहे तो युद्ध के समय में सैनिक को परमिशन दे सकता है 18 साल से कम आयु वाले को गाड़ी चलाने की। चौथा यहाँ पर दिया गया कि यदि परिवहन वाहन कोई चला रहा है तो उसकी न्यूनतम आयु 20 वर्ष होना चाहिए, यानी 20 वर्ष पूर्ण कर चुका हो। तो ये 4 पॉइंट आपको ड्राइविंग लाइसेंस की एज लिमिट से याद रखने। तो उम्मीद है धारा 4 तक आप सबको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, और पीडीएफ हम आपको डाल देंगे इस यात्री संकेतक की, यातायात संकेतकों की, तो उसको अच्छी तरीके से रीड करिएगा। तो मिलते हैं सब लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।